बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर और सारी इंसानियत के ऊपर अपना फजल और करम फरमाए। बेटा बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 10 गैशियस एक्सचेंज से आज हमारा 7वां लेक्चर है और हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। इससे पहले हम 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ब्रोंकाइटिस, एम्फीजीमा एंड निमोनिया को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 4th डिजीज एज़मा को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। ये डिजीज फर्स्ट टाइम ग्रीक फिजिशियन एरोइटियस कैपेडोशियन ने डिस्कवर की और उन्होंने कहा कि ये डिजीज एक एलर्जी की फॉर्म है जिसके अंदर हमारे लंग्स के ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसके नतीजे में एयरवेज में या ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस की एक्स्ट्रा अमाउंट रिलीज होती है और उसी के साथ एयरवेज की नैरोइंग हो जाती है। यह हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक तरफ है नॉर्मल ब्रोंकस और सेकंड तरफ हमारे पास है इन्फ्लेम ब्रोंकस। अगर बात की जाए नॉर्मल ब्रोंकस की तो आप देख सकते हैं कि इसकी वॉल्स नॉर्मल फॉर्म में है, एयरवेज में ज्यादा स्पेस है और हमारे पास म्यूकस की एक नॉर्मल मिकदार मौजूद है। अब अगर इसको देखें आप, जो हमारे पास इन्फ्लेम ब्रोंकस है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वॉल्स स्वेल कर चुकी हैं, म्यूकस की एक्स्ट्रा अमाउंट रिलीज हो चुकी है और उसके साथ साथ एयरवेज बिल्कुल नैरो हो चुके हैं। तो ये हमारे पास वो ब्रोंकस है जो एज़मा से इफेक्टेड है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं कि ये डिजीज एक एलर्जी की फॉर्म है, तो जो भी इसके कॉजिंग फैक्टर्स होंगे, अगर वो पेशेंट जो एज़मा का पेशेंट है अगर वो इनको इनहेल करेगा तो ऑटोमेटिकली, अगर इवन उससे पहले उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन एलर्जेंस को इनहेल करने के बाद उसकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स हैं वो दोबारा स्वेल करेंगी और म्यूकस की हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट रिलीज होगी। लेकिन जो हमारे पास मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं इसकी कॉज के, वो हमारे पास हैं डस्ट, स्मोक, परफ्यूम एंड पोलन्स। ये वो फैक्टर्स हैं, अगर एज़मा पेशेंट इनको इनहेल करें तो उसकी लंग्स के ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कि वॉल्स अपना सिम्टम्स या आप कह सकते हैं कि वो दोबारा स्वेल होकर म्यूकस की एक्स्ट्रा अमाउंट रिलीज करेगी। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी सिम्टम्स सारे पेशेंट्स के अंदर सेम होंगी। लेकिन कुछ हमारे पास मेजर फैक्ट इसकी सिम्टम्स हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नंबर 2 हमारे पास है कफ, नेक्स्ट वन इज wheezing and the last one is tightness of chest। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। वो मेडिसिन या वो केमिकल्स जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स को डायलेट करने की एबिलिटी रखते हैं, इनहेलर्स की फॉर्म में पेशेंट्स को दी जाते हैं। जब ये मेडिसिन पेशेंट इनहेल करता है तो उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल दोबारा नॉर्मल फॉर्म में जाना शुरू हो जाती हैं और वो कुछ देर बाद रिलीफ फील करना शुरू करता है। आज का हमारा टॉपिक आपकी बुक के टॉपिक 10.3.4 से था, जिसमें हमने बात की कि एज़मा कैसी डिजीज़ है, ये लंग्स के किस हिस्से में होती है, उस हिस्से में क्या चेंज आता है। देन हमने बात की इसके कॉजेज़ के ऊपर और इसके साथ हमने बात की इसके सिम्टम्स के ऊपर। देन हमने बात की इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि इसका ट्रीटमेंट हम कब और कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम नए अंदाज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स हैं जिसकी वॉल्स के बाहर स्मूथ मसल्स की एक लेयर है। अगर हम इसको अंदर से देखें तो अंदर की तरफ म्यूकस की एक लेयर है जिसका मेन फंक्शन ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स को डिफरेंट एलर्जेंस और डिजीज कॉजेटिव एजेंट से बचाना होता है। अगर कोई माइक्रोब इस हिस्से तक पहुंच जाए तो म्यूकस उसको ट्रैप करता है और लंग्स के अगले हिस्से में भी जाने से रोकता है और वॉल्स को भी इससे प्रोटेक्ट कर सकता है। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि वॉल्स हमारे पास थिन फॉर्म में हैं और एयर पैसेज वे नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। लेकिन अगर कोई डिजीज कॉजेटिव एजेंट या एलर्जन वॉल्स तक पहुंच जाता है तो वॉल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ म्यूकस की एक्स्ट्रा अमाउंट भी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पैसेज वे तंग हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में मसला होता है। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको बार बार रिवाइज करें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो आपसे गुजारिश है कि इसको अच्छी तरह याद करें, बार बार रिवाइज करें और इसकी रिटन प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसको लिखने में या याद करने में कोई दुश्वारी ना हो।